हाय, कैसे हैं आप सब। बिगेर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस को मैंने आपको बताया था, जिसमें से आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को जो है कितने इकाइयों में कितने यूनिट्स में बांटा गया है, और दूसरी बात ये है कि उन इकाइयों में जो है कौन कौन से चैप्टर हैं उनको जो है कैसे कैसे पढ़ना है। तो आज जो है हम लोग आप लोगों को मैंने बताया था कि अगले वीडियो में जो है कक्षा 12 के अलग अलग एक्सरसाइज को लेकर अलग अलग एक्सरसाइज का वीडियो जो है मैं बना करके आप लोगों को यानी कि अपलोड करूँगा। तो आज जो है हम लोग उसी कक्षा 12 के जो है पहले अध्याय को है ना देखने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो आपका पहला एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है लाइफ स्पैन का। पहला जो है टॉपिक जो आता है वो है जीवन काल, या इसको अवधि भी बोलते हैं। ठीक है, जीवन काल या अवधि, लाइफ स्पैन। ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं जीवन काल या जीवन अवधि पे। तो जीवन काल या जीवन अवधि यानी कि कोई भी जीव जो है आपका जीवों का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, है ना, किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, ठीक है ना, जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के अवधि को यानी कि अवधि को जो है लाइफ स्पैन या जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। मतलब उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, है ना, जितना उसकी उम्र है वो उसका पूरा लाइफ है, तो उसको ही हम बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। तो कुछ जीव है, हाँ, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं सारे जीवों का जो है अपना अपना सबका लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन काल है। वो एक कुछ खास समय तक ही जो है अपना जीवन जी पाते हैं। और अब बात हम करते हैं कि अगर किसी जीवों का किसी खास अवधि तक उसका जीवन काल है तो वो जीव जो है अभी तक हमारे यहाँ उपस्थित कैसे हैं। बात तो यही कि अगर मान लेते हैं कि मानव की जीवन अवधि जो है वो 60 से 80 वर्ष है, 60 से 80 वर्ष है, 60 से 80 साल तक वो जीवित रह सकता है। तो वो अभी तक मानव जो है इस पृथ्वी पर उपस्थित कैसे है। तो ये इसकी एक ही प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है जनन। वो प्रक्रिया जनन है। जनन के द्वारा जो है कोई भी जीव अपने यानी कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने जीवों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहता है। और इसी वजह से जो है आज हमारे पृथ्वी पर जितने सारे जीव उपस्थित हैं वो अभी तब से लेकर अब तक जो है वो उपस्थित हैं। इसका कारण बस एक ही है, वो है जनन। ठीक है, तो कुछ जीवों का जो है हम जीवन काल को देखेंगे। जैसे मानव का जीवन काल कितना, 60 से 80 वर्ष। कुछ और भी जीव हैं जैसे आपका डॉग हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ते का जीवन काल, कुत्ते का जो जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष।
20 से 25 वर्ष। गाय है ना, गाय का जो उम्र होता है वो भी जो है 20 से 25 वर्ष के लगभग में होता है, 20 से 25 वर्ष। ये जो है औसत है ना, ये औसत उम्र दी गई है। हाँ, ये जीव जो है इतना वर्ष तक जो है जीवित रह सकता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सारे जीव हैं, है ना, सबका जो है लाइफ स्पेन काल है ना, लाइफ स्पेन टाइम है। तो सबको जो है आपके बुक में भी दिया गया है बहुत सारे जीवों का, उसका लिस्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं। अब आता है, अब बात करते हैं हम लोग जनन की। ठीक है, जनन की। अभी एक टॉपिक आया था, वो टॉपिक था हमारा जनन। तो समझते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये है आपका जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जीव जो है अपने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और इस समष्टि में अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो जो है जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। किसकी प्रक्रिया? जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बने रहे, इसके लिए प्रत्येक जीव जो है एक प्रकार जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसी के कारण जो है सारा जीव हमारे यहाँ पृथ्वी पर अभी तक उपस्थित है। तो अब बात करते हैं हम लोग जनन की। तो जनन में एक ही बात आती है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, ठीक है। यानी अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक ना। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिसमें जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है। और जो संतान उत्पन्न होता है, यही संतान जो है उनके समाप्त होने के बाद, उनका लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद, उनका संतान जो है उस पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ठीक है। फिर उसके संतान की संतान, फिर उसके संतान की संतान, फिर उसके संतान की संतान, इसी प्रकार से जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीव अभी तक हमारे यानी कि पृथ्वी पर बना हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लोग जनन के प्रकार की। ठीक है ना। जनन के प्रकार की, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। जनन के प्रकार की। तो जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जनन दो प्रकार के। पहला हो गया आपका अलैंगिक जनन, दूसरा हो गया आपका लैंगिक जनन। तो बारी बारी से हम लोग जो है इन्हीं को अब जो है जनन के प्रकार यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को जानेंगे, समझेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जनन का पहला प्रकार अलैंगिक जनन। तो आप लोग जो है, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी जो है आप यानी कि अपना नोट्स जो है अच्छे से गौर से सुन करके अपना नोट्स जो है आप तैयार कर सकते हैं। वैसे नोट्स की व्यवस्था भी जो है हमारे द्वारा की जा रही है, ठीक है, और वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो है यानी कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक जो है वो भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में एक ही जीव जो है, जनन की प्रक्रिया में एक ही प्रकार के जीव जो है वो भाग लेते हैं। इस विधि में जो है एक ही जनक अलग अलग जीवों की उत्पत्ति करता है। एक ही जनक जो है वो अलग अलग जीवों की उत्पत्ति करता है, और इस प्रकार के जीवों में किसी भी प्रकार, देखिए कैसे, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये जो है बट करके अपने ही समान दो जीवों को उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया आपका मातृ कोशिका, पेरेंट सेल, मातृ कोशिका, और ये हो गया डॉटर, संतति कोशिका, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि एक ही जीव जो है वह दो, है ना, अपने समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है। तो अपने समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो है इसके केंद्रक में उपस्थित डीएनए जो है वो बंटने लगता है। केंद्रक में उपस्थित डीएनए जो है वो बंटने लगता है। धीरे धीरे ये केंद्रक जो है दो भागों में टूट जाता है। एक केंद्रक जो है वो यहाँ चला आता है डीएनए को लेकर के, एक केंद्रक जो है यहाँ इसमें डीएनए को लेकर के चला आता है। तो इस प्रकार में हम देखते हैं कि एक ही जीव जो है वह दो, यानी कि अपने ही समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है, अपने ही समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है। एक बात और है कि ये जो है बिल्कुल, ये उत्पन्न संतान जो है, संतति कोशिका जो है, उत्पन्न संतान जो है वो हूबहू, है ना, हूबहू मातृ कोशिका अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। इसमें थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये एक ही जीव से उत्पन्न संतान है, एक ही जीव से उत्पन्न संतान है, इसलिए एक ही जीव से उत्पन्न हुए संतानों को क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन, ठीक है, इसको क्लोन कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो एक यानी कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसे जो है क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए संतानों में किसी भी प्रकार के अनुवांश, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। उसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ भी जो है वो बिल्कुल मातृ कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ के तरह ही होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, और इसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो जितनी भी जनन की प्रक्रिया होती है यह बहुत ही तीव्र होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया
तीव्र होती है, यानी कि अलैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से होती है। तो इसलिए ऐसे, तो ये था आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन के माध्यम से जितने भी संतानों की उत्पत्ति होती है उन संतानों को क्लोन कहा जाता है। और इस प्रकार के जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव जो है अपने मातृकोशिका यानी मदर सेल के समान होते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, कोई भी अंतर नहीं होता है। इसके अनुवांशिक पदार्थ भी समान होते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसके क्रोमोसोम की संख्या, अगर मातृ सेल में क्रोमोसोम की संख्या अगर 46 है तो इसके यहां से जब ये टूट करके जाता है तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी, कोई भी अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा भी अंतर इसमें नहीं होता है। तो ऐसे जनन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला आता है, अगला क्या था, अगला था हमारा प्रकार लैंगिक जनन। दूसरा प्रकार था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन में दो प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, तभी जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव है। ठीक है, तो दो विपरीत लिंगों वाले जीव यानी एक नर और दूसरा मादा, एक नर और दूसरा मादा, इन दोनों जीवों की आवश्यकता होती है हमारा किसमें, लैंगिक जनन में। तो इस प्रकार के जनन के लिए जीवों के शरीर में लैंगिक एक विशेष प्रकार के जननांग होते हैं, है ना। लैंगिक जनन के लिए जीवों में एक विशेष प्रकार के जननांग होते हैं, जिसे दो प्रकार के विपरीत लिंग यानी नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, दो प्रकार के जननांग होते हैं, एक आपका नर जननांग होता है, दूसरा मादा जननांग, मतलब इसको जननांग भी बोला जाता है, अंग भी बोला जाता है। तो नर जननांग और मादा जननांग। तो इसमें क्या होता है, नर जननांग में जो उत्पन्न होता है वो होता है नर युग्मक, नर युग्मक उत्पन्न होता है, ठीक है। और मादा जननांग में जो उत्पन्न होता है वो मादा युग्मक। इससे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बना हुआ था उसमें आप लोगों ने इस चीज को, उसमें भी मैंने आपको इस चीज को समझाया था कि कैसे जो है इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को याद ही होगा। तो देखते हैं कि नर जननांग में जो है नर युग्मक बनता है और मादा जननांग में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक के रूप में जो बनता है उसे शुक्राणु कहते हैं, उसे शुक्राणु कहा जाता है, और मादा युग्मक में जो बनते हैं उसे अंडाणु, उसे अंडाणु कहा जाता है, ठीक है। यानी नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु दोनों आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो यह बनाता है युग्मनज, युग्मनज यानी जायगोट, जायगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं और इसी युग्मनज से जो है नए संतान, नए शिशु की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ रही है। तो इसी यानी कि
शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ही जो है युग्मनज का निर्माण होता है। तो इससे पहले आपको हमने बताया था कि यहाँ जो प्रक्रिया होती है कि अलैंगिक जनन में हमने देखा कि कोई भी जीव जो है वो दो प्रकार के जीवों का निर्माण करता है और इन जीवों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है, इसलिए इन जीवों को जो है क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि नर जनन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। नर युग्मक का डीएनए अलग होता है, नर युग्मक का डीएनए अलग होता है और मादा युग्मक का डीएनए अलग होता है। नर युग्मक के डीएनए पे उपस्थित जीन जो है वो अलग होता है और मादा युग्मक के डीएनए पर उपस्थित जीन जो है वो अलग होता है। नर युग्मक के डीएनए में जो उनके जीन में जो है नर यानी कि नर की सारी सूचनाएं जो है उपस्थित होती है। मादा युग्मक के डीएनए में जो है मादा के शरीर की सारी सूचनाएं जो है उसमें उपस्थित होती है। तो नर युग्मक का डीएनए आपको तो बताए थे कि नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों अगुणित होते हैं, मतलब यानी कि अगर नर का जो है क्रोमोसोम, नर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है और मादा में भी कितने हैं, 46 है, तो मादा युग्मक का जो निर्माण होगा इस युग्मक में जो है आपका क्रोमोसोम की संख्या 23 होगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी, क्योंकि नर जननांग ही एक ऐसा अंग है, यानी कि जीव शरीर में नर जनन अंग ही नर जनन अंग और मादा जनन अंग ही ऐसा अंग है जहां कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, इसलिए ये युग्मक अगुणित होता है। ठीक है ना, हिप्लॉइड बोलते हैं इसको, हिप्लॉइड। तो ये जो है अगुणित होता है। तो अब जो है ये युग्मनज यानी कि इसका 23 और इसका 23 मिल करके इस युग्मनज में जो है इसमें 46 गुणसूत्र आएंगे। ठीक है, तो 23 गुणसूत्र आए किससे, नर युग्मक से, नर से, और 23 गुणसूत्र आए मादा से। तो इस 23 गुणसूत्र में जो सूचनाएं उपस्थित होंगी वो जो है नर का सूचना उपस्थित होगा, और यहाँ जो यानी कि मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र जो उपस्थित है इन गुणसूत्रों में मादा की सूचनाएं उपस्थित होगी। तो ये और ये, ठीक ना, नर के द्वारा जो गुणसूत्र आता है और मादा के द्वारा जो गुणसूत्र आता है दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो एक नया डीएनए तैयार होता है, एक नया डीएनए तैयार होता है ना। युग्मनज में जो है डीएनए, न्यू डीएनए होता है, ठीक है ना। तो इसमें 23 गुणसूत्र हो गए। हाँ, यहाँ जो एक नया डीएनए तैयार होता है, इस नए डीएनए में जो है नए प्रकार की सूचनाएं, ठीक है, नया सूचना जो है वो उपस्थित रहता है। यही कारण है कि मानव के द्वारा उत्पन्न संतान जो है वो माता पिता, ठीक है ना, उसका यानी कि उसकी हाथ की लंबाई कितनी होगी, उसका रंग रूप आकार, उसके शरीर का आकार कैसा होगा, ये सारी सूचनाएं जो है इसी युग्मक में उपस्थित रहता है। तो यहाँ होता क्या है कि नर की भी सूचनाएं उपस्थित होती है और मादा की भी सूचनाएं उपस्थित होती है, दोनों मिक्स होकर के एक नया प्रकार का जो है डीएनए यहाँ तैयार होता है, जो अपने माता पिता से, दोनों से, माता से भी और पिता से भी, दोनों से कुछ न थोड़ा जो है मेल खाता है, दोनों से थोड़ा मेल खाता है। तो ये था हमारा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कहता है इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया में जो है कितने प्रकार के, दो विपरीत, ठीक है ना, इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता हो,
जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता हो, ऐसे ही प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। दो विपरीत लिंग वाले, यानी कि एक नर होगा और दूसरा मादा होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि नर युग्मक से और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, दोनों के मिलने से जो है युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज जो है धीरे धीरे बड़ा होकर के नया शिशु का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ डीएनए जो है नर युग्मक में भी उपस्थित डीएनए, मादा युग्मक में भी उपस्थित डीएनए, दोनों डीएनए मिक्स होकर के एक नया डीएनए तैयार करता है, एक नया डीएनए तैयार करता है। और ये डीएनए जो है आपका क्या, नए शिशु यानी नए संतान। तो यहाँ जो है थोड़ा इसके आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, कुछ अलग प्रकार के, एक नया डीएनए जब बनता है तो उसमें एक नए प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ जो है बनते हैं। नया डीएनए जब तैयार होता है, उस डीएनए के अंदर एक नया प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ भी बनता है, और वहां भिन्नताएं, वेरिएशंस, है ना, वहां भिन्नताएं भी जो है, वेरिएशन भी जो है वहां नजर आती है। वेरिएशन मतलब भिन्नता, यानी कि वो माता पिता से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसके शरीर में उपस्थित डीएनए जो है वो माता और पिता में उपस्थित डीएनए से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। तो ये था आपका अलैंगिक यानी कि जनन, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जीवों की, यानी कि उस जनन, अलैंगिक जनन के लिए एक ही प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार यानी कि के जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहा जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के आनुवांशिक पदार्थों में कोई अंतर नहीं होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्नता नहीं होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। नर में नर जनन अंग, मादा में मादा जनन अंग। नर जनन अंग में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा जनन अंग में जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों युग्मकों यानी कि नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। दोनों जब आपस में संलयित होता है, दोनों का निषेचन होता है, तो वहां जो है युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो है जायगोट, यानी कि युग्मनज यानी जायगोट, युग्मनज ही बड़ा होकर के एक नया संतान जो है वो उत्पन्न, संतान के रूप में जो है वो उत्पन्न होता है। और उसके अंदर जो डीएनए होती है वो यानी कि नर और मादा दोनों का संलयित एक अलग प्रकार के, एक अलग आनुवांशिक पदार्थ, एक अलग लक्षण वाले आनुवांशिक पदार्थ जो है उसमें उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि लैंगिक जनन के द्वारा, और यह प्रक्रिया जो लैंगिक जनन के द्वारा जो नए शिशु उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता से थोड़े भिन्न होते हैं, थोड़े, है ना। उनमें जो उपस्थित डीएनए होता है वो थोड़ा अलग डीएनए होता है, इसलिए वो थोड़े माता पिता से थोड़े भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लैंगिक जनन, ठीक है। अब आगे का पॉइंट हमारा आता है अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। इससे अभी जो देखे हम लोग लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को जाने, लैंगिक जनन को जाने। अब जो है बारी बारी से हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां, फिर लैंगिक जनन की विधियां दोनों को देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो है अलैंगिक जनन की जो है कुछ विधियां हैं, है ना। अलैंगिक जनन की जो विधियां है, यानी इस विधि में जो है पहला जो हमारा आता है वो आता है द्वि विभाजन। द्वि विभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो ये द्विविभाजन जो होता है यह जो है कि जनन की वह ऐसी विधि है जो प्रोटोजोआ संघ के जीवों में, ठीक है। यह जनन की यानी द्विविभाजन जो विधि है यह प्रोटोजोआ संघ के जीवों
में जो है इस विधि यानी द्वि विभाजन विधि द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है। इस संघ के जीवों को जो है एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वैसे जीवों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ऐसे जीवों में जो ये द्विविभाजन यानी कि द्विविभाजन विधि के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में जो है जीवों का शरीर, इस प्रक्रिया में उस जीवों का शरीर जो है वह समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, उस जीव का शरीर जो है समसूत्री विभाजन द्वारा जो है समान गुण वाले संततियों में बट जाता है। ठीक है, यानी उस जीव का शरीर जो है समसूत्री विभाजन द्वारा समान गुण वाले संततियों में बट जाता है। समान गुण वाले, यहाँ जो है यानी कि जो गुण उनके पेरेंट सेल का है वही गुण जो है उनके डॉटर सेल्स का यानी संतति कोशिका का भी होगा, थोड़ा भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो इस प्रकार के जीवों को जो है इस प्रकार के जो जीवों को जो है इस प्रकार के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ऐसे जीवों को इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है यानी अमर जीव। ऐसे जीवों को जो है अमर जीव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है समाप्त होने वाली कोई कोशिका होती ही नहीं है, समाप्त होने वाली कोई सेल होती ही नहीं है। तो इस चीज को जो है हम लोग देखते हैं कि जैसे यानी कि प्रोटोजोआ संघ के एक जीव को लेते हैं जैसे अमीबा। प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है जिसे हम बोलते हैं अमीबा। इस अमीबा का जो है आकृति, रंग, रूप, आकार जो है ये बिल्कुल ही अनिश्चित होता है। ठीक है, और ये आपका सेल वॉल है और इसके अंदर ये उपस्थित डीएनए है। ठीक है, तो जब होता क्या है कि जब ये सेल जो है परिपक्व हो जाता है तो जनन की भी एक समय होती है, उसकी भी अवधि होती है। तो जब ये जनन के लायक परिपक्व हो जाता है, जनन के लिए ये तैयार हो जाता है, तो होता क्या है कि इसके अंदर का ये डीएनए जो है वो बंटने लगता है। ठीक है, इस सेल के अंदर का डीएनए क्या होने लगता है, बंटने लगता है। तो सेल के अंदर का डीएनए जो है वो बंटने लगता है इस प्रकार से। देखते हैं इसका, तो ये जो है बंटने लगता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका डीएनए जो है वो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होने लगता है, बंटने लगता है। तो जब ये इसके अंदर का ये यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, जब ये न्यूक्लियस बंटना प्रारंभ होने लगता है तो ये सेल वॉल, इसके बाहर बाह्य परिधीय भाग, इसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल, ठीक है, इसको सेल वॉल कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद अब न्यूक्लियस में जब चेंजिंग होना प्रारंभ हो जाता है तो ये क्या करता है कि सेल वॉल को भी अपनी ओर, यानी कि ये जहां से ये धंसने लगता है इस प्रकार से, ये इसमें जो है यानी कि धसाव होता है, तो ये क्या करता है कि सेल वॉल को भी जो है यानी कि इधर से जो है ये खींचने लगता है। ठीक है, दोनों जो है खींचने लगता है। तो ये जो धीरे धीरे हो जाता है, इसका जो प्रोसेस होगा वो इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से ठीक है, तो वो इस प्रकार से हो जाता है। तो जब ये इस प्रकार यानी कि ये इसका डीएनए जब बट जाता है, पूर्ण रूप से जब बट जाता है, तो ये क्या होता है, दोनों अलग अलग, दोनों इंडिविजुअल हो जाते हैं। दोनों इंडिविजुअल होकर के दोनों जो है इस यानी कि अपने अंदर इस डीएनए को लेकर के अलग अलग जीव बना लेते हैं, अलग अलग जीव बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखते हैं कि इस यानी कि जनन के लिए, इस अलैंगिक जनन की इस विधि में, द्वि विभाजन की विधि में हम देखते हैं कि एक
यानी कि वैसे जो अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, यानी कि एक ही जीव जो है जनन की प्रक्रिया करती है, एक ही जीव जो है जनन की प्रक्रिया करती है। तो इसमें ये अमीबा है, अमीबा यहाँ देख रहे हैं कि इसका डीएनए जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, बंटने लगता है। जब ये इसका डीएनए बंटने लगता है तो ये सेल वॉल को लेकर के ये जो है इस प्रकार से, ये धीरे धीरे जो है इस प्रकार से होकर के ये अलग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये धंसने लगता है और ये अंततः जो है ये इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र रूप से दो जीव जो है आपस में बट जाते हैं। तो यहाँ देखा जाता है, तो यही प्रक्रिया जो है आपका क्या कहलाता है, द्वि विभाजन। क्या कहलाती है, द्वि विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो द्वि विभाजन की प्रक्रिया जो है कुछ जीवों में, जैसे आपका हो गया अमीबा, युग्लिना, अमीबा, युग्लिना, इष्ट कोशिका, और अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, और बहुत सारे प्रोटोजोआ संघ के जीव है ना, प्रोटोजोआ संघ के जीवों में, ठीक है ना। तो यानी द्वि विभाजन विधि द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है वो अमीबा में होती है, युग्लिना में होती है, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होती है। तो द्वि विभाजन की यही विधि है। इसी विधि के द्वारा जो है इस यहाँ मैंने आपको बताया कि यह जीव जो है इमोर्टल होता है, यानी अमर जीव कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है टूट करके अलग अलग सेल में जो है ये यानी कि इंडिविजुअल रूप से जो है ये स्वतंत्र हो जाता है। तो ये संतति कोशिका है, ठीक है ना। पुनः ये भी जो है परिपक्व होकर आगे चल के जो है ये अपना दो सेल बना लेगा, जनन की विधि के द्वारा ये दो सेल बना लेगा। पुनः ये भी जो है इंडिविजुअल रूप से जो है जनन के द्वारा जो है ये भी जो है दो सेल बना लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो है समाप्त होने वाली कोई जीव, यानी कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मर जाता है। ऐसा यहाँ कोई भी जीव नहीं है जो मर जाता है। तो एक ही जीव जो है वो दो हिस्से में, यानी समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना, इस प्रकार से जो है इसकी जनन की प्रक्रिया चलते रहती है। ऐसे जनन को ही हम बोलते हैं द्वि विभाजन, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा अलैंगिक जनन का दूसरा जो विधि है वो है हमारा बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में क्या होता है कि इस प्रकार यानी कि जीव जो है जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु जो है अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया में, बीजाणु जनन की विधि में क्या होता है कि कोई भी जीव जो है वो बीजाणु उत्पन्न करता है, कोई भी जीव जो है वो बीजाणु उत्पन्न करता है और ये बीजाणु जो है अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण होता है, अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीजाणु का जो निर्माण होता है वो अन्य किसी माध्यम, जैसे हवा के द्वारा हो गया, पानी के द्वारा हो गया, या कीट यानी कि कीटों के द्वारा हो गया, या पक्षियों के द्वारा हो गया, या कहीं दूर जा करके बीज, है ना। तो बीजाणु मतलब बीज, है ना, बीजाणु मतलब बीज उत्पन्न करना। तो यह बीज जो है कहीं जा करके जो है नए संतान की उत्पत्ति करता है, अंकुरित होता है और नए जीवों का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया जो है कुछ कवक में और शैवाल में, है ना, कुछ प्रकार के कवक में और कुछ प्रकार के शैवाल में जो है यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो यहाँ जो है एक प्रकार के कवक, हम पेनिसिलियम, है ना, एक प्रकार के कवक यानी पेनिसिलियम नामक कवक की जो है हम लोग बात करेंगे। पेनिसिलियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
इस पेनिसिलियम से जो है एक प्रकार का इंजेक्शन भी तैयार किया जाता है जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। ठीक है, तो ये वही पेनिसिलियम है। तो ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। तो इसमें देखते हैं कि पेनिसिलियम में किस प्रकार से जो है बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो पेनिसिलियम का जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक ना, इसके ऊपर जो पेनिसिलियम के ऊपर जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ से भी इस प्रकार से जो है बीजाणुओं का निर्माण होता है। सबके जो है बीजाणु होते हैं और यही बीजाणु जो है दूर कहीं जाकर के इस प्रकार से। तो ये पेनिसिलियम, ये जो है बीजाणु जब परिपक्व हो जाता है, इसके जो ये बीजाणु हैं ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाता है तो यही बीजाणु जो है कहीं दूर जो है अंकुरित होकर के एक नया पेनिसिलियम बनाता है, एक नया पेनिसिलियम बनाता है। ठीक है, एक नया पेनिसिलियम बनाता है इस प्रकार से, एक नया पेनिसिलियम का पौधा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विधि को जो है बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक, यानी कि पेनिसिलियम से उत्पन्न बीजाणु जो है वह हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, कीटों के माध्यम से जो है एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह जाता है और वो वहां अंकुरित होकर के एक नया जीव का निर्माण करता है। तो वही कहा जाता है कि जब कोई जीव यानी कि कोई जीव जो है बीजाणु उत्पन्न करता है, जब कोई जीव जो है पेनिसिलियम, ये कवक है, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यह जो है जब बीजाणु उत्पन्न करता है तो ये बीजाणु जो है कहीं दूर जाकर के अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के जो एक नए जीव का यानी कि एक नए पेनिसिलियम का जो है यह निर्माण करता है। तो यही कारण है कि इसको जो है क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन विधि। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कवक में और शैवाल में। ठीक है ना, कवक में और शैवाल में। कवक में तो ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम। ठीक है ना, कवक में यानी पेनिसिलियम में हम लोगों ने बीजाणु जनन की प्रक्रिया को देखा। तो कवक और शैवाल में जो है बीजाणु जनन विधि के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, कवक और शैवाल में। चलिए, तो अब हमारा जो है अलैंगिक जनन की तीसरी विधि यानी मुकुलन है ना, अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि होती है वो विधि होती है मुकुलन यानी बडिंग। तो अब जानते हैं कि हम लोग मुकुलन विधि के द्वारा जो है कौन कौन से जीवों में जो है किस किस प्रकार से जो है जनन की प्रक्रिया होती है। तो मुकुलन में होता क्या है कि जीव शरीर से जो है मुकुल है ना, एक बल्ब के आकृति का मुकुल जो है उसे बड बोलते हैं है ना। मुकुल का जो है वो जीव शरीर से वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, यानी जीव शरीर से जो है एक छोटी सी रचना जिसे मुकुल या बड कहा जाता है, यह जो है उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। यही प्रक्रिया जो है मुकुलन कहलाती है ना। जीव शरीर से मुकुल यानी बड का निकलना एवं मातृ कोशिका से अलग होकर नए स्वतंत्र जीव का निर्माण करना। ठीक है, तो बात करते हैं मुकुलन की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जीव जो है
जीव शरीर से एक बल्ब जैसी आकृति जिसे हम मुकुल कहते हैं उसका निकलना एवं मातृ कोशिका से अलग होकर नए संतान, है ना, नए स्वतंत्र जीव का जो है वह क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो यह अक्सर जो है यह मुकुलन विधि जो है दो, यानी हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा में और ईस्ट कोशिका में जो है इस प्रकार से विधि को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हाइड्रा में देखते हैं कि हाइड्रा में जो है किस प्रकार से जो है यानी कि ये इस विधि के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रा तो आप लोगों ने हाइड्रा का फिगर तो देखा होगा, है ना, इस प्रकार से होता है। तो इसी के शरीर में, बॉडी में जो है मुकुल जैसा जो है वो उभाड़ होने लगता है, इस प्रकार से बल्ब जैसी आकृति। यहाँ से ये मुकुल जैसा जो है उभाड़ होने लगता है। धीरे धीरे यह उभाड़ जो है बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है इस प्रकार से। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये मुकुल जो है टूट करके, ये मुकुल जो है इस मातृ कोशिका से अलग होकर के एक स्वतंत्र जीव, मातृ कोशिका से अलग होकर के मुकुल यानी बड, धीरे धीरे जो है यह मुकुल जो है बढ़ करके यानी कि हाइड्रा के आकार का ही आकार ले लेता है और धीरे धीरे जो है यह इस मातृ कोशिका से टूट करके एक स्वतंत्र जो है हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो यह विधि जो है मुकुलन कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से ईस्ट कोशिका में भी जो है इसी प्रकार से जो है जनन का कार्य होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से ईस्ट में जो है होता है ईस्ट कोशिका। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है मुकुल का निकलना प्रारंभ हो जाता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से मुकुल का निकलना प्रारंभ हो जाता है और इसका जो केंद्रक है वो बंटने लगता है, इसका जो केंद्रक है वो बंटने लगता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका केंद्रक जो है वो बंटने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जिस प्रकार से हम लोगों ने अमीबा में देखा था कि ये वाला हिस्सा जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, ये वाला हिस्सा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये इस प्रकार से, है ना, और ये इसकी जो है ये केंद्रक जो है वो बट करके ये मुकुल यानी कि ये मुकुल जो है टूट करके अलग हो करके इससे जो है स्वतंत्र जीव बना लेता है, एक स्वतंत्र ईस्ट कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है ईस्ट कोशिका में है ना, कौन सी विधि, मुकुलन विधि, है ना। ईस्ट कोशिका में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया, और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा वो हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया था। तो एग्जांपल मुकुलन विधि का एग्जांपल हो गया किसमें, हाइड्रा में, ईस्ट कोशिका में, और हाइड्रा में, ईस्ट कोशिका में, बस इतना है। चलिए, तो आज जो है बस इतना ही। अब जो है आगे के जितने भी इसके प्रकार हैं, इसके प्रकार को जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था आपका जीवों में जनन, इसका जो है पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 था ये, ठीक है। इसी प्रकार से मैं चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को जो है पार्ट 2 पार्ट करके जो है वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूंगा। एवरीडे जो है वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा। बस आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो है मेरी वीडियो पहुंचे जो अभी तक जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।